वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम फेब्रुआरी का मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन देखने वाले हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। मतलब हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इस क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। उसके बाद जो कैलकुलेशन करना होगा हम वो आगे बढ़ेंगे। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0, राइट। अब इसमें से क्या करना है, एक मिनट। हाँ, इसके रूट्स अल्फा और बीटा है तो अल्फा बीटा निकाल लेते हैं, इसका फैक्टराइजेशन इजी है। एक्स स्क्वायर 30 है तो 5 6 जा 30, तो माइनस 6x प्लस 5x माइनस 30 इक्वल टू 0। दो फैक्टर मिलेंगे, x माइनस 6 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। यानी कि x की दो वैल्यू मिलेगी, 6 और माइनस 5। एक को नाम दे दिया अल्फा, दूसरे को नाम दे दिया बीटा। ये अल्फा की वैल्यू 6 है और बीटा की वैल्यू -5 है, राइट। अब मुझे क्या बोला है, मुझे एक ऐसा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक फाइंड करना है जिसके रूट्स 2 माइनस अल्फा एंड 2 माइनस बीटा हो। तो पहले 2 माइनस अल्फा की वैल्यू होगी 2 माइनस 6 यानी कि -4, एंड 2 माइनस बीटा की जो वैल्यू होने वाली है वो 2 प्लस 5 हो जाएगी यानी कि 7। ओके, ये याद होना चाहिए कि जब भी क्वाड्रेटिक के दो रूट दे दिए जाए तो यहाँ सम ऑफ रूट को ऐसे बोले, ऐसे यानी सम ऑफ रूट्स यानी कि 2 माइनस अल्फा और 2 माइनस बीटा का सम यानी कि 3 होगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी पी यानी -28 होगा। तो जब भी किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स के सम और प्रोडक्ट पता है तो हम उस क्वाड्रेटिक को निकाल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट यानी एस है -3 दिया था और प्रोडक्ट है -28 इक्वल टू 0। यानी कि मुझे जो क्वाड्रेटिक मिल गया एक्स स्क्वायर -3x -28 इक्वल टू 0। ऑप्शन से देखा जाए तो यहाँ पे मेरा डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 में हमारे पास क्या है, तो ये सीरीज का क्वेश्चन हो गया हमारे पास ये। ठीक है, तो वन ऊपर क्या है, तो 1 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। तो पहले हम क्या करते हैं, ऊपर का अगर जनरल टर्म को विजुअलाइज करें तो वो हमें किस तरह से दिख रहा है, तो ध्यान से देखें तो ये n इंटू एन प्लस 1 होल स्क्वायर है। तो इंसर्ट जो जो गिवन सम दिया है इसको अगर मैं s इक्वल टू बोलूँ तो ये मेरा मतलब कुछ नहीं है, सिग्मा जो है r रन्स फ्रॉम, अगर 1 से लेके n लिखते चलो तो ये क्या है, r इंटू आर प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिख रहा है ना, देखो 1 है तो 2 का स्क्वायर है, 2 है तो 3 का स्क्वायर, मतलब r इंटू आर प्लस 1 होल स्क्वायर है। अच्छा, यहाँ एक बात नोट डाउन कर लेते हैं कि n जो है इन फ्यूचर रखेंगे हम तभी 20 रखेंगे, क्योंकि सम जो है मुझे लास्ट 20 तक ही पूछा गया है। ठीक है, ओके। तो और सिमिलरली डिनोमिनेटर का भी हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें भी ऐसा ही कुछ है। इसमें भी 1 से 20 तो है, मतलब r इक्वल टू 1 से n तो रखना ही है, बट इसमें पहले टर्म का स्क्वायर है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 20 स्क्वायर, यानी पहले टर्म का स्क्वायर है और बाजू में r प्लस 1 मल्टीप्लाइड होंगे। तो सबसे पहला काम तो है कि ये जो सीरीज का सम हो रहा है उसकी जनरल टर्म क्या है वो निकाल लेते हैं हम। ठीक है, अब जनरल टर्म से निकालने के बाद इनके ऊपर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये सिग्मा क्या बनेगा, r इंटू आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 अपॉन सिग्मा आर स्क्वायर इंटू आर प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इक्वल टू करते हैं, तो ये सिग्मा आर रन्स फ्रॉम 1 टू n है, ये आर क्यूब प्लस 2r स्क्वायर प्लस r, और डिवाइड में रहेगा सिग्मा आर रनिंग फ्रॉम 1 टू n आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर। लगाते सिग्मा, तो आर क्यूब का 1 से n का क्यूब चाहिए ना, आर रन्स फ्रॉम 1 टू n आर क्यूब, यानी कि 1 से लेके n तक के नंबर का क्यूब निकालना है। तो वो बनेगा फॉर्मूला हम जानते हैं कि 1 से n, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का क्यूब का सम, तो n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर बाय 4 ये होता है। फिर प्लस 2 एज इट इज आर स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, यानी जो होगा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6
लास्ट में आर है, यानी कि 1 से n का सम तो जो होगा n+1/2, ये ऊपर हो गया। और नीचे तो सेम r³ है, ये मतलब ये हो गया n² n+1²/4, और ये 2 टाइम सॉरी यहाँ पे 2 नहीं है, ठीक है, तो प्लस यहाँ 2 नहीं, तो डायरेक्ट n+1 to n+1/6। अब ऊपर नीचे की बात करें तो n इंटू n+1/2 वाला टर्म हर एक के अंदर हमें दिख रहा है ना, तो n इंटू n+1/2 हर एक में से कॉमन निकालते हैं और देखते हैं बाद में क्या बचता है। तो इधर बचेगा n+1/2, एक बार बचेगा, इनका स्क्वायर था वो बाहर निकल चुका है। ओके, यहाँ n+1 और यहाँ 6 का हो जाएगा 3, क्योंकि 2 तो बाहर निकल चुका। यहाँ से भी देखे तो ये कटा था, यहाँ 2 मिला था, ये तो पूरा कट जाएगा, सेम नीचे भी हो जाएगा। तो यहाँ बचा है 2/3, और मुझे ब्रैकेट में मिलेगा 2n+1, और लास्ट में +1 तो होना ही होना है। नीचे तो ऊपर जैसे सिमिलर स्टेप्स तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं n+1/2 प्लस यहाँ 2 नहीं है, ध्यान रखना है, तो ये 1/3 ब्रैकेट में 2n+1। अब सिंपल प्रोसीजर है कि n का वैल्यू पुट करना है। तो जैसे n = 20 हमें पता ही था, इस वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हैं। तो s = 20 × 20 + 1, 21/2 प्लस 2/3, 22 या 40 + 1 यानी 41 + 1। नीचे भी सेम 20 21/2 प्लस 1/3 × 41, ये 2 से यहाँ 10 हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ 2 से 10 हो जाएगा, मतलब एलसीएम के लिए अभी सिर्फ 3 बचने वाला है। तो 3 एलसीएम भी ले लेते हैं, यहाँ 10 है, 3 एलसीएम आके हो गया 21, 3 × 63 हो गया ये, प्लस यहाँ 2 × 41 प्लस ये 3 बन जाए, 3 एलसीएम ले लिया। सिमिलरली यहाँ पे 10 × 3 एलसीएम आया तो 60, 1 मिनट, 63 और प्लस ये 41, राइट। 630 हो गया पहला टर्म, 41 × 2 = 82 प्लस 3, नीचे है 630 प्लस 41। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे 3 + 2 5, लास्ट टर्म 3 + 8, 11 का 1 कैरी 1, 6 + 1 7, 715 ऊपर दिख रहा है, ऐसा एक ही ऑप्शन है बॉम्बे, फिर भी हम डिनोमिनेटर निकाल लेते हैं, 4 और 3 7, 671, तो माय आंसर विल बी बॉम्बे 671, ठीक है। तो सेकंड में बॉम्बे आ चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। ए मैट्रिक्स दिया है और a⁻25 का ट्रेस दिया है, इसका मतलब ए की कुछ पावर आगे जाके मे बी आइडेंटिटी में या कुछ ऐसा फॉर्म कर रही है, या तो स्केलर ऐसा कुछ मैट्रिक्स, या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में जनरेट हो सकती है। तो शुरुआत हम करते हैं कि ए की कुछ पावर निकाल के चेक करें, क्या पता वो आइडेंटिटी के मैट्रिक्स के फॉर्म में, या कोई हिंट क्लू दिखेगा। ए की 25 जब जाना है तो कुछ टर्म्स निकालेंगे तो हमें आइडिया आएगा। चलिए इसका शुरू करते हैं, 2 - 1 1 1, 2 - 1 1 1, राइट। तो ये 2 × 2 = 4 - 1 3 हो गया, -2 - 1 -3 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, और ये हो गया -1 + 1, ये हो गया 0। इसमें से मैट्रिक्स में 3 कॉमन निकालो मैं, तो 1 1 -1 0। अब ये स्क्वायर का वैल्यू है तो a⁻4 भी आपको मिल जाएगा, तो बाहर 3 3 × 9 हो गया, और यहाँ ये 1 1 -1 0, ओके, इंटू 1 - 1 1 0, तो ये 9 बाहर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 1 0, फिर यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 आ गया, यहाँ पे 1 1 जा 1 आ गया है, और यहाँ पे -1 आएगा। a⁻4 भी कुछ ऐसा मिला है, बट इससे जनरलाइज नहीं कर सकते, तो अभी a⁻5, चलो या a⁻6 ही देख लेते हैं पहले। तो 6 यानी a² × a⁻4 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो a² में बाहर 3 था, a⁻4 में बाहर 9 है। या तो एक काम करते हैं, यहाँ मैं आपको लिख लेता हूँ एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, वो भी लिख लेता हूँ। तो वो एक्चुअली कर रहा हूँ मैं a² × a⁻4, ठीक है। तो अभी आपको आइडिया आएगा। तो a² का जो कॉन्स्टेंट टर्म 3 बाहर ले लिया पहले, इसका 9 बाहर ले लिया पहले, अब मल्टीप्लाई 1 1 -1 0, और सिमिलरली बाजू में 0 1 -1 -1, बट ठीक है। तो ये 27 बाहर आ गया, अंदर 1 0 -1 और +1, ये बन गया 0।
-1 माइनस माइनस प्लस 1 0, ठीक है। ये 1 0 0 ये 0 हो गया, और ये यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके देखे तो -1। अच्छा, यहाँ पे देखो थोड़ा सोचने वाली बात है ये कि अंदर से अगर -1 कॉमन निकालते हैं तो ये तो आई बन गया, यानी कि ए मैट्रिक्स की 6 पावर जो है वो -27 टाइम आई है। यहाँ से हमें एक शॉर्टकट या पैटर्न बनाने का हम सोच सकते हैं। अब मुझे जाना है a⁻25 तक, और ए की 6 पावर जो है वो आई के फॉर्म में आ गया। अब इसका बेनिफिट क्या है कि आई की हम कुछ भी पावर करेंगे ना तो वो आई ही होने वाला है। तो इसको 25 को 6 के नज़दीक तोड़े तो a⁻6 4 जा होता है, a⁻6 की पावर 4 24 इंटू ए होगा, तो ये हो गया। अब ए की 6 पावर जो है वो -27 इंटू आई है, तो -27 की 4 और आई की 4 पावर, पीछे ए मैट्रिक्स से लिख सकते हैं डायरेक्ट 2 -1 1 1। अच्छा, -27 का 4 पावर यानी इवन नंबर हो गया। अब यहाँ ये भी 3 की पावर में दिया था, तो 27 यानी 3 की 3 पावर होती है, ऊपर 4 तो है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कुछ भी पावर करो आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा, और एक मैट्रिक्स को उससे मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो फाइनली ये 3:12 हो गया बाहर, और 2 - 1 1 1, ये a⁻25 मैट्रिक्स मेरा जनरेट हुआ यहाँ पे। वो लोग क्या पूछ रहे हैं, ट्रेस, ट्रेस यानी डायगोनल एंट्रीज का सम, तो ट्रेस ऑफ a⁻25। अच्छा, 3:12 तो दोनों सब का कॉमन बाहर निकला ही, और ट्रेस यानी डायगोनल एंट्रीज का सम, यानी ये बन गया 3:12 इंटू 3 यानी 3:13, और इन्होंने दिया इसी को 3:n, यानी मुझे n का वैल्यू स्टूडेंट्स मिल गया है 13। तो मैं निकाल सकता हूँ कि n+1 का होल स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर यानी 196 इज माई आंसर। तो ऑप्शन देखा जाए तो अहमदाबाद ए ऑप्शन सही है हमारा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ वेज ऑफ 5 अल्फाबेट्स कैन बी चूजन फ्रॉम द अल्फाबेट्स ऑफ द वर्ड कॉम्बिनेशन। ओके, कॉम्बिनेशन में से 5 वर्ड चूज करने हैं, वेयर द चूजन अल्फाबेट्स आर नॉट नेसेसरी डिस्टिंक्ट। मतलब कि कॉम्बिनेशन वर्ड में से कोई भी 5 अल्फाबेट हम चूज करने तो हम कितनी तरह से कर सकते हैं, और साथ में ये भी बोला है कि चूज किए गए जो अल्फाबेट्स है वो अलग अलग हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, यानी कि हमें केसेस लेने पड़ेंगे एक जैसे हो या ना हो। तो सबसे पहला काम तो इसके एलिमेंट्स मतलब अल्फ़ाबेट्स कौन से है उसकी यहाँ पे हम अच्छी तरह से जानकारी ले लेते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स के शुरुआत से देखा जाए तो यहाँ पे सिंगल अल्फ़ाबेट 5 है, ए है एक, तो फिर बी, सी, एम और एक तो टी भी दिख रहा है। ओके, ये सब एक एक है, और रिपीटेशन वाला एक तो आई है, दूसरा हमको दिख रहा है एन है, और तीसरा ओ। तो ये एक बात है, चेक कर लेते हैं। 11 अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सारे अल्फ़ाबेट्स आ चुके हैं, कोई रह नहीं गए हैं। अब देखो कि मुझे 5 लेटर चूज करने हैं तो इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो पहला तो सोचता हूँ मैं कि जो 5 लेटर चूज करा वो पांचों डिस्टिंक्ट हो, यानी पांचों अलग अलग हो, ऐसा स्टोरी हो सकता है। दूसरा केस क्या बने कि सर ये 3 पेयर है, इसमें से एक पेयर इंक्लूड हो जाए, मतलब एक पेयर आएगी तो मतलब बाकी 3 जो है वो डिस्टिंक्ट होंगे। और दूसरा केस बन सकता है कि 2 पेयर, मतलब दो दो की 2 पेयर आ जाए, और जो एक एलिमेंट बचा वो कुछ भी हो सकता है, मतलब 1 नंबर डिस्टिंक्ट। तो इसके अलावा कोई और पेयर नहीं, मतलब केस पेयर नहीं बन सकता, क्योंकि मैक्सिमम रिपीटेशन 2 टाइम है, 3 टाइम जैसा कोई रिपीटेशन है नहीं। नाउ 5 डिस्टिंक्ट है, तो 5 के डिस्टिंक्ट चाहिए, तो 5 ये नंबर हो गए, और इनमें से एक एक को लेना है, डिस्टिंक्ट चाहिए इनको, यानी 5 और 3 8 में से कोई भी 5 को चूज करने हैं। हम कैलकुलेशन बाद में करते हैं। चलो इसके लिए तो एक पेयर लेनी है, तो पेयर है यहाँ पे 3 पेयर में से कोई भी एक पेयर चूज करनी है, यानी 3C1। ओके, और 3 डिस्टिंक्ट चाहिए, चलो एक पेयर इनमें से यहाँ चली गई है, तब 3 डिस्टिंक्ट लेने हैं, तो एक आई ले सकते हैं, एक एन ले सकते हैं, 2 यहाँ बचे और 5 है, मतलब बाकी के 7 में से हम कोई भी 3 चूज कर सकते हैं। ठीक है, इनसे आंसर हम बाद में निकालते हैं। अब बोले 2 पेयर चाहिए, तो 3 में से कोई भी 2 पेयर यानी 3C2 का कलेक्शन, और बचा एक एलिमेंट डिस्टिंक्ट, तो 2 पेयर यहाँ आ चुकी थे, एक पेयर में से कोई भी एक एंट्री यहाँ बचेगी, और 5 यहाँ पे, मतलब बाकी की 6 में से कोई भी एक हम पसंद कर सकते हैं। 8C5 8C3 के बराबर होता है, और इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं, आपको मिलने वाला 56।
3c1 इंटू 7c3, इसका भी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आंसर मिलने वाला है 105, और सिमिलरली इसका आंसर 18, यानी कि इतनी टोटल पॉसिबल है नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट चूजन, इतने पॉसिबल हो सकते हैं 56 प्लस 105 प्लस 18। ओके, इसका सम करने जा रहा हूँ तो 6 और 5 11 और 8 19 का 9 कैरी 1 5 और 2 7 179। तो 179 तरह से हम कोई भी 5 अल्फ़ाबेट चूज कर सकते हैं जिसमें रिपीटेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ऑल केसेस हमने ले लिए। ओके, तो आंसर सही हो गया दिल्ली यहाँ पे। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 पे आते हैं। सिस्टम दिए हैं तो और बोला है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में दो केस बनते हैं स्टूडेंट्स, एक तो क्या कि डिटर्मिनेंट ए 0 है, दूसरा होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, राइट। चलो तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 को सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट ए निकाले हम लोग 1 1 1, यहाँ से दिख जाएगा ना, तो होता आना चाहिए। दूसरा है 1 2 2 और 1 3 लैम्बडा इक्वल टू 0। चलो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मुझे लैम्बडा की वैल्यू 3 मिल जाएगी। डिटरमिनेंट है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। लैम्बडा का वैल्यू 3 मिल गया। अब मुझे इस मैट्रिक्स जो ए बना है ये वाला, इसी का एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए इंटू बी करना होगा। तो एडजॉइंट ए आप मैट्रिक्स का, ये वाला मैट्रिक्स ऊपर है ये, उसका आपको एडजॉइंट निकालना है तो अपने हिसाब से थोड़ा प्रैक्टिस करके निकाल सकते हो। जो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0 0 0 -1 2 -1 1 -2 1। अच्छा, इस समय मैंने लैम्बडा की वैल्यू 3 यहाँ पुट कर दी होगी, उसके बाद मैट्रिक्स ए का मैंने एडजॉइंट निकाला है, ठीक है। ये एडजॉइंट ए मुझे मिला होगा, आप लोग इसको अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं क्योंकि इजी कैलकुलेशन है। एडजॉइंट बी में एडजॉइंट निकालना मैट्रिक्स का मतलब कॉमन चीज़ है, तो आप बोर्ड में भी हमें करना ही है, तो वो कर लीजिएगा आप। और बी मैट्रिक्स बनने वाला 5 6 और 7 म्यू। एक मिनट, इसको थोड़ा फिर से लिख लेते। हाँ 7 म्यू। अब एडजॉइंट ए और बी का प्रोडक्ट 0 होना चाहिए क्योंकि मुझे इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए। नाउ एलिमेंट वाइज कंपैरिजन कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई तो 0 होने वाला, सेकंड में -5 + 12 -7 म्यू, और ये 5 -12 + 7 म्यू, मतलब दोनों में एक जैसा आइटम बना है और सामने है 0 0 0। तो कोई भी एक कंपेयर कर ले, सेकंड रो करते चलो। तो -5 + 12 -7 म्यू इक्वल टू 0। तो 12 - 5 7 इक्वल टू 7 म्यू, यानी कि म्यू का वैल्यू मुझे मिला है 1। लैम्बडा 3 है, म्यू 1 है, तो मुझे चाहिए 3 लैम्बडा प्लस म्यू, यानी कि 3 3 9 + 1 इक्वल टू 10। तो आंसर मेरा यहाँ पे अहमदाबाद स्विफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बीटी बायनॉमियल थ्योरम का अच्छा सा क्वेश्चन है। कांस्टेंट टर्म ढूंढना है एक्सपेंशन में, जो पी है, फिर इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जनरल टर्म लिख लेता हूँ, TR+1 इक्वल टू, एक काम करते हैं यहाँ नहीं लिखते हैं, थोड़ा साइड में लिखते हैं। इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं, TR+1 इक्वल टू 6CR 2x² की 6 - r इंटू -3/x² की r पावर। थोड़ा मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म, द -1/r मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2⁻6 - r 3⁻r 6CR x⁻6 2 12 -r -2r यानी -4r। तो ये है TR+1 का जनरल टर्म, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना है स्टूडेंट्स कि इसमें कांस्टेंट, अब देखो जब इसके सारे टर्म से ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होंगे 1/60, यानी x की 0 पावर है और दूसरे में x की 8 पावर। तो जब 1/60 वाला टर्म मल्टीप्लाई हो तो उसमें x की 0 पावर आए तभी कांस्टेंट टर्म बनेगा, और जब ये सेकंड टर्म x की 8 वाला मल्टीप्लाई हो तब इसके अंदर x की -8 जैसा बनेगा, तभी वो दोनों मल्टीप्लाई होकर x की 0 पावर यानी कि कांस्टेंट टर्म मुझे बनता हुआ दिखेगा। तो शॉर्ट स्टोरी ये है कि इसमें दो कांस्टेंट टर्म मिलेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ आपको, यहाँ से देखना है कांस्टेंट टर्म। तो जब भी हमारा ये 1/60 से जो मल्टीप्लाई होगा इसका टर्म, तो उसके अंदर जो ऐसा टर्म लेना है जिसमें x की 0 पावर है, तभी वो कांस्टेंट बनेगा। अच्छा, x की 0 पावर कब बनेगी, तो जनरल टर्म से देखो,
तो 12 माइनस 4 3 यानी कि आर की जगह 3 रखे ना तो आपका काम हो सकता है, यानी t3+1, तब यहाँ x की पावर 0 यानी कांस्टेंट टर्म मिलेगा। दूसरा टर्म कि यहाँ -x⁸8/81, इसके साथ ऐसा टर्म मल्टीप्लाई करेंगे इसका कि जिसमें x की -8 पावर बने। ये क्या होगा कि x की -8 और x की 8 कट हो जाएगी, तो उसके लिए r का वैल्यू क्या चाहिए, -8 चाहिए ना। 4 5 20, 12 माइनस 20 यानी -8, यानी r का वैल्यू 5 रखना पड़ेगा। तो ये दोनों कांस्टेंट टर्म होंगे। अब थोड़ा सिंपलीफाइड फॉर्म कर लेते हैं। 1/60 है ना, तो इसको 6 × 10 लिखे, थोड़ा इजी हो जाए। t3+1, r की जगह 3 पुट करो, -1 की 3 पावर डायरेक्ट लिख रहा हूँ -1, 2 की पावर 6 - 3 यानी कि 3, यहीं से लिख रहा हूँ मैं। 3 की पावर 3 6c3, और x की तो पावर 0 हो गई तो वो नहीं लिखे तो भी चलेगा। -1/81 यानी 3 की 4 लिख लूँ, थोड़ा इजी लगेगा। t5 r की जगह 5 पुट करना है तो वो -1, 2 की पावर में 6/1, 3 की पावर में 5, 65 को 61 भी लिख सकते हैं, 65। और x की पावर जो आएगी ना यहाँ से वो -8, और x की 8 पहले से थी तो वो दोनों कट के निकल जाएगी। और मुझे तो वैसे कांस्टेंट टर्म ही फाइंड करना है तो कोई इश्यू है ही नहीं। तो नेक्स्ट आ गया है माइनस की साइन बाहर है, 2 का क्यूब 8 होता है, मल्टीप्लाई ये 3 × 3 का स्क्वायर, नीचे है 6 × 10, ओके, और मल्टीप्लाई 63 है ना, तो 63 को क्या लिख सकते हैं, तो 5 20, 63 का वैल्यू 20 होता है एज वी नो। 5 4 20 × 6, ओके, ये माइनस माइनस प्लस हो गया जो 1/3⁴ होगा, और इंटू 2 × 3⁵5, 65 यानी 61 यानी कि वो 6 हो गया। ओके, ये 10 से 0 यहाँ काट सकते हैं इसके अंदर, और ये 3 की 5 पावर है जो 3 की 4 को पूरा काट लेगी। और यहाँ ये 3 2 6 हो गया, और ये 2 2 कट गया। और कुछ दिख रहा है करता हुआ, नहीं अब तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो ये 3 का स्क्वायर 9, 9 8 जा -56, और प्लस यहाँ पे 3 2 6, 6 6 36, 36 -56, कुछ गलती हुई। 3 स्क्वायर, ओके, एक मिनट दे, कुछ रह तो नहीं गया हमारा। -1/6 × 10 -1, और ये 2 क्यूब बना है, 3 क्यूब × 63, तो 2 का क्यूब 8 आया, 3 × 3 स्क्वायर ये हो गया, 63 20 था, 0 0 कटा, 6 यानी 3 2 6 ये हो गया, 3 स्क्वायर 9 9, अच्छा यहाँ लोचा हो गया, ये 56 नहीं होगा ना एक्चुअली। हाँ, 3 स्क्वायर 9, और 9 8 जा 72, यानी कि ये -36 बना है। जो कांस्टेंट टर्म p था ना, इस p का वैल्यू है -36। अब मुझे चाहिए 40 + p, यानी कि 40 - 36, यानी कि इसका वैल्यू हो गया 4। ठीक है, ओके, यहाँ पे आंसर मेरा 4 आ चुका है, तो ऑप्शन से देखा जाए तो ए यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आते हैं। ये फिर से पीएनसी का एक क्वेश्चन है कि नागपुर वर्ड है हमारे पास, और बोला गया है कि इसके सारे वर्ड्स पूरा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन एक बार। तो क्वेश्चन में दिख रहा है कि नागपुर के सारे लेटर्स का यूज करके ऑल पॉसिबल वर्ड्स बनाए जा रहे हैं और उनको डिक्शनरी ऑर्डर में लिखना है, और बोल रहे हैं कि 360 पोजीशन पे कौन सा टर्म बनेगा। ओके, अल्फाबेट्स के अरेंजमेंट क्या होंगे। चलो, तो सबसे पहले तो जो नागपुर के 6 लेटर जो है उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एक बार लिख लेते हैं। तो नागपुर में सबसे पहले अल्फाबेट से ए आने वाला है, फिर GNPR और U, इतने लेटर नागपुर से। ठीक है, चलो 316 तक जाना है ना। चलो सबसे पहले ए से शुरू होते हुए 120 टर्म्स, चलो जी से शुरू होते हुए वो भी 120, कैसे मिला चल रहा है पता,
ये 5 फैक्टोरियल, ये तो फिक्स हो गया पहले स्थान पे, बाकी जो 5 जगह बची है उन 5 पे ये पांचों 5 फैक्टोरियल बना सकते हैं। सिमिलर यहाँ पर भी पहला फ्री हो गया है, पहला फिक्स हो गया जी, बाकी के 5 लेटर 5 फैक्टोरियल बनाएंगे। यानी यहाँ तक जी से चारों टोटल शब्द जो बन गए, 1 मिनट, मतलब ए और जी के मिला के अब तक 240 बन चुके। अब मैं अगर एन से शुरू होते सारे शब्द ले लूं तो वो भी 120 यानी 360 यानी इससे बाहर निकल जाएगा। तो अभी एन में मुझे तोड़ना पड़ेगा, तो मैं एन ए से बनता लेता रहता हूँ। 4 जगह बाकी अभी, तो उनमें 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 यहाँ बनेंगे। 316 अभी दूर है, तो एन ए के साथ एन जी के भी बना लेता हूँ। 4 जगह 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 ये, और एन जी के बाद एन पी 1 2 3 4, यहाँ पर 4 फैक्टोरियल यानी 24। ओके, ये 72 बने और ये 240 यानी कि 2 और 24 प्लस 7 यानी 31। अच्छा, एन पी से शुरू होते, मतलब ए से शुरू होते, जी से शुरू होते, एन ए एन जी एन पी, यहाँ तक 312 वर्ड्स बन चुके थे। अब 316 तक जाना है, तो नेक्स्ट टर्म हम खुद ही बना लेते। 313th वर्ड कौन सा होगा, 314th कौन सा होगा, 315th कौन सा होगा, और 316th कौन सा होगा। ये हम डायरेक्ट और ये भी निकाल लेते, 4 ही टर्म्स है तो पैटर्न दोबारा पकड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो लास्ट में मैंने एन ए एन जी और एन पी से शुरू होते निकाले, तब जो मिलने वाला है वो एन आर से शुरू होता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो बाकी सारे अल्फाबेट्स को लगा दिया जाए, तो एन आर का पहला वर्ड होगा, एन आर निकल चुके, ठीक है, एन और आर को थोड़ी देर के लिए भूल जाए, तब बनेगा ए जी पी यू। ये वर्ड होगा 313th टर्म। आते 314th टर्म पे, तो उसमें एन आर ए जी और ये यूपी हो जाएगा। तो पहले 4 फिक्स करे थे तो उसके 2 वर्ड मिल गए। अब पहले 3 एन आर ए को फिक्स करके, अब जी की जगह है ना, अब एक जी का ले लिया, अब जी के बाद एन एन आर और ए भी फिक्स है, तो अब पहले जी लिया था, अब मैं पी ले लेता हूँ, तो अब एन आर ए पी से शुरू हुआ, तो अब जी और यू दोनों आएंगे, और एन आर ए पी इन दोनों को इंटरचेंज करेगा यानी यू जी। तो आंसर्स देखा तो एन आर ए पी यू जी, यानी कि डी ऑप्शन में जो आंसर है वो हमारा 316th नंबर का टर्म होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा 7th का आंसर आ गया। आगे बढ़ते 8th क्वेश्चन। The sum of all the possible values of theta for which this number is purely real। ये नंबर जो दिया है ना वो प्योरली रियल दिया है, इसका मतलब समझते हैं। ओके, वापस आते हैं। एक नंबर प्योरली रियल दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर का, मतलब उसका इमेजनरी पार्ट 0 होने वाला है। तो पहले इस नंबर को थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जाए, तो 3 - 2i साइन थीटा अपॉन 1 - 2i साइन थीटा कर लेते हैं। 1 के साथ मल्टी ब्रैकेट खोल लेते सारे, ओके, 2i इंटू 2i माइनस 4i स्क्वायर यानी +4 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट आई स्क्वायर +1 होता है, ये चल लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलो रियल टर्म अलग कर लेते हैं, तो 3 + 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4i टाइम 4 साइन थीटा। नीचे तो ये क्या बन गया, 1 + 4i स्क्वायर माइनस एन प्लस हो गया है, यानी कि डिनोमीटर अलग कर लेते हैं, तो ये 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब बोल रहा है कि ये गिवन नंबर यानी कि यही बन गया अभी, तो ये वाला नंबर प्योरली रियल नंबर है, यानी कि इसका इमेजनरी पार्ट 0 होने वाला है। तो डिनोमिनेटर तो वैसे स्ट्रिक्टली पॉजिटिव दिख रहा है, मतलब प्योरली रियल नंबर है। दिस इम्प्लाइज कि इमेजनरी पार्ट 0 यानी कि 4 साइन थीटा इक्वल टू 0, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू 0, और थीटा मुझे यहाँ दिया है -2π से लेके 3π में। तो लगाते जब साइन जब 0 होता है तब nπ होता है। थीटा की पॉसिबल वैल्यूज -2π -π 0π 2π और 3π। नाउ इन सब वैल्यूज का सम भी निकालना, तो सिग्मा ऑफ थीटा कर लेते हैं।
यानी कि सारी वैल्यूज़ का सम, थीटा की जितनी वैल्यू मिली है उनका सम लिखेंगे तो वो मुझे मिलने वाला है सिग्मा ऑफ थीटा। तो सबका सम करके -2 पाई गया, -पाई गया, 0 + 3 पाई, यानी कि सिग्मा ऑफ थीटा जो है 3 पाई। यानी कि थीटा की जो वैल्यूज मिली है उन सब वैल्यूज का सम क्या होगा, तो आंसर मुझे दिख रहा है 8 में, यहाँ पे 3 पाई आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। जीपी का है और इजी क्वेश्चन है। पढ़ते सब जीपी है तो फर्स्ट टर्म ए मान लेते हैं और कॉमन रेशियो आर समझ लेते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म a प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 16, बहुत ईजी है। ए कॉमन निकाला, 1 + r स्क्वायर इक्वल टू 16। ये एनसीईआरटी का ही समय शायद। चलो, सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म। अब पहले 3 टर्म तो आ चुके हैं, इसके ए आर स्क्वायर के बाद नेक्स्ट 3 टर्म यानी ए आर क्यूब प्लस ए आर एस टू 4 प्लस ए आर एस टू 5 इक्वल टू 128। ए आर क्यूब कॉमन निकाला जाए तो वही इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, 2 और 1 का डिवीजन कर ले। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ से आर क्यूब बचेगा, यहाँ 16 8 जा 128, यानी आर का वैल्यू मुझे यहाँ पे मिलेगा 2। ओके दोस्तों, अब आर का वैल्यू 2 मिला है तो इक्वेशन 1 इम्प्लाई करेंगे तो ए ब्रैकेट में 1 + 2 + 4 इक्वल टू 16, यानी कि ए का वैल्यू मिलेगा 16/4 to 6 यानी 7। आर और ए का वैल्यू मुझे मिल चुका। अब जब जीपीए के लिए ए और आर मिल जाए, जैसे एपी के लिए ए और डी, तो उस एपी या उस जीपी के लिए हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या पूछा है, सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स, यानी कि S9 जीपी के n टर्म का सम होता है a टाइम r⁻n-1 अपॉन r-1। वैल्यूज पुट की जाए 16/7, r यानी 2⁻9 - 1 अपॉन 2 - 1 यानी 16/7, 2:9 होता है 512 - 1 511। 7 से काटे इसको तो 7 4 जा, सॉरी 4 जा कहाँ, 7 7 जा 49, 221, 7 3 जा यानी 16 × 73। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलने वाला है 1168। तो आंसर विल भी यहाँ पे चेन्नई रहेगा हमारा। ठीक है, तो 9th का आंसर चेन्नई हो गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन 10। ये एक्चुअली 12th का एलपी चैप्टर का टॉपिक भी कह सकते हैं, बट इसके क्लास 11 का इनइक्वालिटी भी आता है तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, तो सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ द कंस्ट्रेंट्स। अच्छा, कई बार ऐसे लगता है कि सर 3 इक्वेशन इनइक्वालिटीज दिए तो ग्राफ पेपर में ग्राफ बना ले। भाई एमसीक्यू है तो स्मार्ट अप्रोच से सॉल्व करना पड़ेगा, तो ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं। अब बोल रहा है कि इसका सॉल्यूशन जो है कंस्ट्रेंट का, उसके अंदर कौन सा पॉइंट है, जो भी पॉइंट होगा वो सारी कंस्ट्रेंट का इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो वो उसके सॉल्यूशन के रीजन में हो सकता है। सॉल्यूशन सेट के अंदर चलो 0 से चेक करते हैं। तो 07 को अगर सेकंड में पुट करें तो 4 7 जा 28। चलो ए ऑप्शन चेक किया जाए तो 7 2 जा 14, तो पहला सही है, दूसरा भी सही है। मतलब हमें इन शॉर्ट इन तीनों पॉइंट को गिवन 3 इनइक्वालिटी से उनके अंदर पुट करके चेक करना है कि वो हो रही है कि नहीं। ये तो ऑलवेज है क्योंकि पॉजिटिव 4 ऑप्शन दिए, तो पहले में पुट किया सेटिस्फाइड, सेकंड में है, थर्ड में देखते हैं तो 7 5 35 कैंसिल हो गया, 30 से 35 छोड़ा नहीं होता। इस तरह आप लोग बी और सी को भी चेक कर लेंगे। यहाँ पे डी ऑप्शन में चेक कर रहा हूँ क्योंकि डी के लिए ये बी में भी आप देखें ना तो बी ऑप्शन में भी हमारा सेकंड इनइक्वालिटी क्रॉस नहीं सेटिस्फाइड नहीं करेगा, और सी में तो पहला ही सेटिस्फाइड नहीं करने वाला है। मतलब ऐसा हो रहा है। और डी ऑप्शन जो देखेंगे उसमें आपको तीनों जो इनइक्वालिटी है 3 4 पे वो सेटिस्फाई करेगी। जैसे निकाल लेते हैं तो पहले में बनेगा 3 + 4 2 जा 8 यानी 11 ग्रेटर इक्वल टू 11 ट्रू है। नेक्स्ट 3 3 जा 9 + 4 4 जा 16 यानी 25 लेस देन इक्वल टू 3, ये भी ट्रू है। और लास्ट में 2 3 जा 12 + 5 4 जा 20 लेस देन इक्वल टू 30। एक मिनट फिर से, 4 5 जा 20 और 2 3 जा 6, अच्छा 12 लिख लिया है गलती से, ये 6 है एक्चुअली। तो 6 यानी कि 26 लेस देन इक्वल टू 30 भी ट्रू है। मतलब डी ऑप्शन ऐसा है जो हर एक इनइक्वालिटी को होल्ड कर रहा है, तो हमारा यही जो पॉलिट है वो हर एक इस सॉल्यूशन के अंदर रहेगा। ओके,
11 सेट थ्योरी का क्वेश्चन हाल 2025 में क्वेश्चन में था, वहाँ पे 1 से 10 तक था, यहाँ मैंने 1 से 8 कर लिया। तो सेट बी की कार्डिनलिटी फाइंड करनी है, यानी बी के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। तो बी में क्या है प्री कंडीशन कि पी अपॉन क्यू चाहिए, जिसमें पी क्यू ए से आ रहे हैं, और पी ग्रेटर देन न्यूमरेटर बड़ा होना ज़रूरी है, और उनका एच सी एफ 1 है, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, को प्राइम नंबर कह सकते हैं आप उसको। तो इससे हम लिस्ट आउट चालू कर दें, क्यू की पॉसिबल वैल्यू लिखते हैं और उसके सामने पी की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, और फाइनल नंबर कितने बन सकते हैं, टोटल नंबर्स इतने बन सकते हैं। चलो क्यू का वैल्यू सपोज हम पहले 1 ले लेते हैं। अच्छा, क्यू का वैल्यू 1 लिया तो पी जो है ग्रेटर देन क्यू है, तो 1 के साथ तो किसी भी नंबर का एच सी एफ जो है 1 ही आने वाला है। तो यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 7 नंबर्स क्यू को 1 लेके बन जाएंगे, राइट। नेक्स्ट, अब क्यू को सपोज हम 2 लेते हैं, तो अब पी जो है वो 2 से बड़ा होना चाहिए और 2 के साथ को प्राइम होना चाहिए। तो 2 के साथ 3 ले सकते हैं, 4 नहीं ले सकते, 5 7 3, यानी कि 3 नंबर यहाँ मिलेंगे। क्यू की वैल्यू 3 ले लिया तो 3 से बड़े 4 5 7 8, तो 4 नंबर यहाँ से मिल गए। ओके नेक्स्ट, जब क्यू का वैल्यू 4 रखेंगे तो 5 6 नहीं ले सकते, 7, 2 नंबर यहाँ से मिल गए। को प्राइम होने हैं और उससे बड़े लेना है पी का वैल्यू, तो 5 ले तो 6 7 8 तीनों पॉसिबल है। 6 लिया है तो 7 और 8 नहीं ले सकते, 8 में 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो एक ही नंबर आएगा यहाँ पे 1, और 7 के साथ 8 एक ही आएगा। 8 के साथ, क्योंकि 8 से लार्जर कोई हमारे सेट में ही नहीं है, 8 के साथ कुछ बनेगा ही नहीं, मतलब टोटल नंबर इतने पॉसिबल है। 7 और 3 10, 4 14 और 2 16 17 18 19 10 to 21 नंबर ऐसे पॉसिबल है जो नंबर ऑफ बी में आएंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ बी मुझे मिलने वाला है 21। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आते हैं। 10 स्टेटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन है, मीन दिया है, सिग्मा एक्स के दिया, 2 इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन 4 and 5 रिप्लेस्ड बाय करेक्ट ऑब्जर्वेशन 3 and 11, और नया वेरिएंस फाइंड करना है। चलो तो फिर शुरू करते हैं। मीन एक्स बार दिया है 5.5, मीन क्या होता है, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, यानी टोटल नंबर 10 है, यानी कि 5.5। तो इससे हम लिख सकते हैं सिग्मा एक्स आई का वैल्यू 55 होगा, एंड सिग्मा एक्स आई स्क्वायर तो हमें 371 दिया है। अब क्या बोले स्टूडेंट्स कि 4 और 5 जो इसके अंदर आ चुके हैं वो एक्चुअली इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, और उनकी जगह करेक्ट ऑब्जर्वेशन 3 और 11 को लाना है। तो दोनों सिग्मा फिर से निकालने पड़ेंगे। तो शुरू करते हैं। न्यू सिग्मा एक्स आई जो क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, तो पुराना 55 था, उसमें से 4 और 5 को माइनस कर रहे हैं और 3 और 11 को ऐड किया जा रहा है। तो न्यू सिग्मा एक्स आई विल भी यहाँ से देखेंगे तो वो 60 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह न्यू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, ठीक, तो वो क्या मिलने वाला है, 371 तो था, इसमें से 4 और 5 रॉन्ग थे तो उनके स्क्वायर तो निकालने पड़ेंगे, और उनकी जगह 3 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर तो ऐड करना पड़ेगा, यानी ये 377 माइनस 4 का स्क्वायर यानी 16 माइनस 25 प्लस 9 प्लस 121। इसका सिंप्लीफाइड आंसर हम निकालेंगे तो वो मुझे मिलने वाला है 300 है, 371 माइनस, देखो ये माइनस खोलेगा यानी माइनस ब्रैकेट के अंदर चला गया, ठीक है। इसका हम डायरेक्ट आंसर लिख लेते हैं, जो आने वाला है मेरे पास, सॉरी 300 नहीं आएगा, ये आएगा 460। तो इतना सिंप्लीफिकेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो दोनों न्यू डेटा मिल चुके, तो न्यू सिग्मा एक्स बार भी, न्यू मीन भी निकाल लेते हैं। तो सिग्मा एक्स जो वो भी यही होगा, न्यू सिग्मा एक्स आई, एक मिनट लिख लेते हैं अच्छी तरह से, ये बनेगा न्यू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, तो वही का वही, यानी 60 अपॉन 10 यानी कि 6। तो सिग्मा स्क्वायर अब क्या मिलेगा, तो न्यू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस न्यू एक्स बार का होल स्क्वायर। न्यू सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो वो 460 अपॉन एन यानी कि 10, और ये 6 का स्क्वायर, तो 46 माइनस 36 यानी सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू मुझे यहाँ 10 मिलने वाला है। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे 12 में से हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं।
ओके, ये भी एक एपी का क्वेश्चन है और थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है, तो देखते हैं कैसे है। एक एपी दे रखी है जिसके अंदर A50 1/10 है, लिख लेते हैं A50 इक्वल टू 1/10। अच्छा, ये सिग्मा आर रन्स फ्रॉम 1 से 50 AR, दूसरी भाषा में कहें तो ये S50 दिया है, ठीक है। फर्स्ट 50 टर्म का सम, अच्छा लगाते हैं S50 का फॉर्मूला, तो 50/2 ब्रैकेट में A प्लस A50 इक्वल टू 51/20। तो नेक्स्ट स्टेप निकाले तो इस 2 से इसको यहाँ 10 कर दिया जाए। बाकी यहाँ A ढूंढना है, A50 1/10 दे रखा है, और ये 50 को यहाँ डिवाइड में लाएंगे तो 51/500 हो गया। इस पे से आप A का वैल्यू निकालेंगे तो 51/500 माइनस 1/10 है, इसको 50 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मुझे यहाँ से A का वैल्यू मिलने वाला है 1/500। ओके, लग गया। तो A 50 दिया है ना 1/10, तो वहाँ से D भी मिल जाएगा, A प्लस 49D इक्वल टू 1/10, तो 49D इक्वल टू 1/10 माइनस 1/500 A का वैल्यू। यहाँ फिर से वही 50 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये 49D ऊपर ये 50 बन जाए, 50 माइनस 49/500, तो D भी सेम ही मिला भाई 1/500। तो शॉर्ट में स्टोरी ये है कि A इक्वल टू D इक्वल टू 1/500 है। इतना एक ध्यान में रखते। अभी एक चीज और देखे, AM इक्वल टू 1/20 दिया है, AM क्या बनेगा A प्लस M माइनस 1D। A और D तो एक ही है भाई, तो इसको D लिख लेते हैं, तो D प्लस M माइनस 1D, यानी ये MD हो गया, यानी कि MD इक्वल टू 1/20 इम्प्लाइज M इंटू D का वैल्यू 1/500 इक्वल टू 1/20, 0 0 कट्टा 225, यानी M का वैल्यू मुझे मिल गया स्टूडेंट्स यहाँ पे 25। ओके, M मिल चुका है। अब जो फाइनल सिग्मा पूछा है कि 4M टाइम्स सिग्मा R इक्वल टू M का वैल्यू यहाँ रखे 25 और 2M 50 हो गया, यानी ये थोड़ा समझने वाला है स्टूडेंट्स कि सिग्मा मतलब एपी में 25 से लेके 50 तक का सम, तो थोड़ा स्मार्ट अप्रोच से जाए तो ये एक्चुअली S50 क्या होगा, तो 1 से लेके 50 टर्म का सम, और उसमें से माइनस कर रहे हैं 1 से लेके 24 का सम माइनस कर दे रहे हैं। क्यों? तभी ये मुझे 25 से लेके 50 टर्म का जो सम चाहिए वो मुझे यहाँ से मिल जाएगा S50 माइनस S24 से। चलो ये बाहर 25 इंटू 4 यानी 100 हो गया है। S50 से क्वेश्चन ने पहले दिया था ना 51/20, तो वो तो डायरेक्ट लिखते हैं 51/20। S24 का फॉर्मूला लगाओ, अभी 24/2 ब्रैकेट में 2A प्लस 24 माइनस 123D। ओके, ये 100 बाहर अभी रखते हैं स्टेप में, 51/20 माइनस 24/2 12। अच्छा, A और D तो एक जैसे है, तो ये 2D प्लस 23D यानी 25 टाइम D यानी कि 1/500। ओके, थोड़ा इतना स्मार्ट अप्रोच लगाना है क्योंकि A और D एक जैसे, इसलिए हो जाएगा। तो ये 2D प्लस 23D यानी 25D। 100 को अंदर दे दिया जाए तो 51 और यहाँ हो जाएगा 5, फिर 25 या 100 माइनस ये 12, 25 ने इसको काटा है, या एक वो नहीं करते हैं, हाँ ये 100 यहाँ इसको काटेगा तो नीचे 5 हो गया, और इस 5 यहाँ एक काम करते हैं 100 करते हैं और इस 25 को 5 कर लेते, तो ये भी क्या हो गया 12 इंटू 5 ही हो गया, क्योंकि 100 कट गया अंदर जाके। तो ये 55 ले लिया बाहर, 51 माइनस 12, यानी ये वाला सम जो मुझे मिलेगा वो 5 टाइम 11 माइनस 2 यानी 9, और ये 4, सॉरी यहाँ 3 आएगा, तो 39 5 जा 195, जो मेरा रिक्वायर्ड सम ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये है फंक्शन का क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो क्या एक फंक्शन एफ एक्स दे रखा है 4x अपन 4x+2। ऐसे क्वेश्चन अभी जेई में 2023 24 25 से बहुत पूछे जा रहे हैं। इनका स्पेसिफिकली एक प्रॉपर्टी जैसे कि एफ 1 माइनस एक्स निकालता हूँ मैं, देखो अभी तो 4:1 माइनस एक्स अपॉन 4:1 माइनस एक्स प्लस 2, तो एलसीएम वगैरह आए तो 4/4 प्लस 2 इंटू 4:x2 कॉमन निकाले, तो 2 से यहाँ निकला 2/2 प्लस 4x।
अब ध्यान से देखें, आप तो ये वाला प्रॉपर्टी आपको दिख रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स इक्वल टू वन हो रहा है, देख पा रहे हैं ना, ये एफ एक्स है, ये एफ ऑफ वन माइनस एक्स। ठीक है, अब एक रिक्वायर्ड वैल्यू है जो मुझे फाइंड करनी है, एफ ऑफ वन 2025, यहाँ थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे हम, ये 2/2025, इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे और लास्ट से भी यहाँ पे ये 2023/2025 और एफ ऑफ 2024/2025। अब देखो, जब भी एक्स है या वन माइनस एक्स, यानी कि अंदर वाले दोनों नंबर का सम जब वन होगा तब वो दोनों फंक्शन का वैल्यू भी वन हो जाएगा। शॉर्ट में आप स्टोरी देखो कि ये फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम क्या होगा, तो वो वन होगा, क्योंकि यूजिंग प्रॉपर्टी इक्वेशन नंबर वन कह सकते हैं। तो इसी तरह F2 और F2023 इनका सम भी वन होने वाला है, यानी कि हर एक फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और लास्ट से थर्ड वाला, ये सारे नंबर का सम जो है वो वन हो जाएगा। तो ये वन प्लस वन प्लस वन कितनी बार चलेगा, तो टोटल 2024 टर्म है, वन से 2024, और दो दो का सम वन हो रहा है, मतलब 2024 के आधे, यानी वन जो है वो 1012 टाइम्स ऐड होगा, यानी वन प्लस वन या 1012 टाइम आंसर मिलेगा 1012, यानी कि आंसर दिल्ली यहाँ पे सही रहेगा। ओके, 15 ITF का बहुत इजी क्वेश्चन दिख रहा है। जब भी आपको पता है कि ITF का सम हो तो इनको ट्राइंगल से 10 में कन्वर्ट करना है, तो साइन इनवर्स 12/30 को लिख सकते हैं 10 इनवर्स 12/5, ये लिख लिया 10 इनवर्स 3/4, और ये तो है ही 10 इनवर्स 63/16। ओके, अब 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, क्योंकि 12/5 और 3/4 इनका मल्टीप्लाई 12 3 36/20 ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पाई प्लस होगा, और फॉर्मूला एडिशन का लगाएंगे तो 12/5 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4 प्लस ये है 10 इनवर्स 63/16। ओके, इक्वल टू कॉस, ये पाई प्लस एडिट सकते हैं, यहाँ 10 इनवर्स के अंदर एलसीएम वगैरह लेते तो बाहर 12 4 जा 48 प्लस 15, नीचे 20 माइनस 36, और लास्ट में है 10 इनवर्स 63/16। नेक्स्ट अप करते हैं कॉस, ये पाई इसका माइनस बार आएगा नीचे से, ऊपर हो गया 10 इनवर्स 63 अपॉन नीचे 16, क्योंकि नीचे से माइनस बार आया, और प्लस लास्ट में भी यही है 10 इनवर्स 63 अपॉन 16, तो ये दोनों कट गए, बचा है फाइनली कॉस पाई, यानी कि वो आएगा -1। तो ऑप्शन से देखा जाए तो यहाँ दिल्ली ऑप्शन मेरा सही रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, जो कि लिमिट का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो टर्म दिया है उसको थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लेते, के स्क्वायर 3k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2 फैक्टोरियल। अब देखो, स्टोरी क्या है कि नीचे k प्लस 2 फैक्टोरियल है, तो ऊपर भी k प्लस 2 जैसा एक फैक्टर बन जाए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा अरेंजमेंट की, 3k प्लस 1 है, इसको 2 माइनस 1 लिख लेता हूँ, नीचे है k प्लस 2 फैक्टोरियल एज इट इज, ये वापस के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2, इसके तो दो फैक्टर बन जाएंगे, k प्लस 1 इंटू के प्लस 2, पीछे -1 एज इट इज है, नीचे है k प्लस 2 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर अलग करते तो यहाँ k प्लस 1 k प्लस 2 दो फैक्टर है, तो ध्यान से देखें तो k प्लस 2 फैक्टर को भी k प्लस 2 फैक्टोरियल को k प्लस 2 k प्लस 1 इंटू के फैक्टोरियल लिख सकते हैं, यानी ये हो गया 1/k फैक्टोरियल, तो माइनस ये 1/k प्लस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इतना स्टोरी तो दिख रहा है। नाउ अभी जनरल टर्म मिल चुका है, के 1 से n तक जाना है, तो अब सारे टर्म निकालते हैं। तो दूसरी भाषा में सिग्मा के रन्स फ्रॉम 1 to n अगर निकाले हम, के की वैल्यू 1 पुट करेंगे, दिस टर्म यही का यही यहाँ पे लिखना है, तो 1 रखेंगे तो मिलेगा 1/1 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल। आगे बढ़ते हैं, 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/4 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल। ठीक है, नेक्स्ट टर्म तो 1/5, अब क्या रखना है, 4 रखना, तो 4 फैक्टोरियल माइनस 1/4 प्लस 2 यानी 6 फैक्टोरियल। इस तरह कहते जाएंगे, तो लास्ट में जब n रखेंगे, या n-1 के लिए सोचो या n के लिए सोचो, तो n रखेंगे तो 1/n फैक्टोरियल माइनस 1/n प्लस 2 फैक्टोरियल।
कटने की बात करें तो -1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/3, -1/4 प्लस 1/4, इस तरह -1/5 प्लस 1/5 जाएंगे पीछे, ये भी जाएगा, इस तरह ये भी जाएगा। अब बचेगा क्या, तो 1/1 फैक्टोरियल यानी 1 प्लस आगे दो टर्म बचे तो श्योर ही पीछे ही दो टर्म बचने ही वाला है। तो एक n+2 वाला दिख रहा है जिसके आगे होगा 1/n+1 फैक्टोरियल माइनस 1/n+2 फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे बाहर n टेंड्स टू इन्फिनिटी का लिमिट अप्रोच कर रहा है। whenever n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस टर्म बिकम्स टू 0 और दिस मतलब ये दोनों टर्म जो है वो 0 को भी कम करेंगे। ठीक है, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा 1/1 फैक्टोरियल यानी 1 + 1/2 यानी ये 3/2 आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा समझना था कि इस तरह की जो सीरीज का सम ये एक्चुअली लिमिट प्लस सीरीज कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसमें लास्ट दो टर्म बचे थे, व्हेन एवर n टेंड्स टू इन्फाइनाइट अप्रोच करेंगे तो ये 1/इन्फाइनाइट जो है वो 0 को अप्रोच करेगा। तो ये दोनों टर्म 0 को अप्रोच कर गए और ये 1/1 फैक्टर यानी 1 + 1/2 यानी 3/2 यहाँ पे आंसर मेरा ये ऑप्शन आ गया। तो नेक्स्ट 17, ओके, रिलेशन का एक अच्छा सा क्वेश्चन है, देखते क्या करना है इसके अंदर कि cos² x माइनस cot² y इक्वल टू 1 है, इसको चेक करना है। तो रिफ्लेक्स के लिए क्या कर सकते, अच्छा ये तो हम जानते हैं cos² x माइनस cot² x इक्वल टू 1 होता है और ऑल x होता है ना, ये आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की। मतलब अगर x और y एक जैसे है तो वो ऑलवेज ट्रू है, मतलब जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तो ऑलवेज है। सिमेट्री की बात करते हैं, अज्यूम दैट एक्स वाई आर में है, तो ऐसा अज्यूम कर लेते, लेट cos² x माइनस cot² y इक्वल टू 1 है, यानी एक्स वाई आर में है। अब मुझे लाना है कि वाई एक्स भी आर में हो, तो इनइक्वालिटी चेंज कर लेते हैं, तो cos² का जगह 1 + cot² x लिया जाए, है ना। ये तो आइडेंटिटी हमें जानते ही, इसका यूज करना है हमें, cos² x माइनस cot² x इक्वल टू 1। 1 के लिए तो क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी हो गई इसलिए इस सेम नंबर के लिए ट्रू है ही, तो cos² x की जगह 1 + cot² और माइनस cot² y की जगह लिख सकते हैं हम 1 माइनस cos² y इक्वल टू 1। अब एक एक 1 कट गया है, ये दोनों हम सामने भेज लेते हैं, यानी cos² y माइनस cot² x इक्वल टू 1। अच्छा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि भी जैसे ही हमने एक्स वाई आर में लिया था तो वाई एक्स भी आर में आ रहा है, क्योंकि वाई और एक्स भी ये वाली कंडीशन होल्ड कर रहे हैं, एक्स वाई को इंटरचेंज करेंगे तो ये ट्रू होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि मेरा रिलेशन सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं, तो सपोज कि एक्स वाई आर में है, यानी cos² x माइनस cot² y इक्वल टू 1 एंड cos² y माइनस cot² z इक्वल टू 1। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लिया जाए, तो माइनस ऐड करते हैं दोनों को, तो गए मुझे अब तो एक्स और जेड में जाना है, तो ऐड करेंगे लेफ्ट साइड में, ये ऐड हो गया प्लस cos² y माइनस cot² z इक्वल टू 1 + 1 2। तो देयर फॉर एक लास्ट स्टेप बचा है। अच्छा ये देखो, ये cos² y माइनस cot² y जो है वो फिर से ये cos² y माइनस cot² y जो है वो तो 1 हो जाएगा, तो फिर से ये cos² x प्लस 1 माइनस cot² z बराबर 2, यानी मुझे मिल चुका है cos² x माइनस cot² z इक्वल टू 1। यानी x और z अगर x y और y z को ट्रू कर रहे हैं तो x और z के लिए इनइक्वालिटी जो दिया है रिलेशन वो ट्रू हो रहा है, यानी कि रिफ्लेक्शन जो है वो ट्रांजिटिव भी है, यानी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, मतलब कि इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। and the sum of all values of theta belongs to 0 to 2 pi satisfy दिया है इक्वेशन वही। ओके, तो 2 cos² थीटा इक्वल टू माइनस, चलो दोनों को सॉल्व कर लिया जाए, 2 cos² थीटा इक्वल टू माइनस cos2 थीटा और दूसरा है 2 sin² थीटा इक्वल टू 3 cos थीटा। तो 2 cos² थीटा प्लस cos2 थीटा इक्वल टू 0, 2 cos² थीटा, यहाँ इसका फॉर्मूला लगाएं तो 2 cos² थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी 4 cos² थीटा इक्वल टू 1, cos² थीटा इक्वल टू 1/4, cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। यहाँ से ये मिला है, इसको सॉल्व कर लेते। अब सामने cos है तो इसको sin² को 1 माइनस cos² लिख लेते, 2 माइनस 2 cos² थीटा इक्वल टू 3 cos थीटा। तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा, 2 cos² थीटा प्लस 3 cos थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। 2
cos square theta plus 4 cos theta minus cos theta minus 2 इक्वल टू 0। तो 2 cos theta प्लस माइनस 1 एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर cos थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो cos थीटा एक तो 1/2 मिलेगा, दूसरा cos थीटा मिलेगा -2। अब cos थीटा की रेंज -1 से 1 है, तो -2 तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ cos थीटा 1/2, यहाँ cos थीटा प्लस माइनस 1/2, मुझे दोनों सेटिस्फाइड करवाने। तो फाइनली cos थीटा की दोनों को सेटिस्फाई ऐसी एक ही वैल्यू है कि cos थीटा 1/2 लेना था। अब cos थीटा पॉजिटिव है, थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2π है, यानी थीटा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और 1/2 वैल्यू है तो थीटा विल बी या इधर π/3 और 2π माइनस π/3, यानी कि थीटा की दो वैल्यू मिलने वाली है। अच्छा, ये लोग पूछ रहे सम ऑफ ऑल वैल्यूज, इन दोनों वैल्यूज का सम कर लेते हैं। तो रिक्वायर्ड सम जो थीटा का है वो 2π ही मिलेगा, कि π/3 माइनस π/3 कट जाएगा। तो यहाँ पे बॉम्बे 18 में आंसर यानी 2π आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैट्रिक्स का थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बट हार्ड बिल्कुल नहीं है, सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और एक मैट्रिक्स का जनरेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो शुरू करते हैं। एक मैट्रिक्स 3x3 का दिया है। ओके, तो सबसे पहले हमें ना इस मैट्रिक्स की एंट्रीज यहाँ से मिलती है कि √3 की पावर i + j। मैट्रिक्स ऐसे बनता है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ओके, तो a11 यानी √3 की पावर 1 + 1 2, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, √3 का स्क्वायर वो 3 हो गया। 12 यानी √3 की 3 पावर यानी 3√3। 13 यानी √3 का 4 पावर 3 + 1 4 यानी √3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा ये। सिमिलरली बाकी की एंट्री भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, 3√3 9 और 9√3 9 9√3 और 27। ये हम आई और जे की वैल्यू उसके अंदर पुट करके निकाल सकते हैं। अच्छा, ध्यान से देखिए, इसमें से 3 कॉमन निकल जाएगा, तो 1√3 3 √3 3 एक मिनट, हाँ यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये 3√3 बनेगा। यहाँ पर भी 3 मिलेगा, यहाँ पे 3√3 और 3 बाहर निकला, यहाँ 9 बचेगा। ए मैट्रिक्स तो हम निकाल चुके हैं। अब वो लोग पूछ रहे हैं अभी ए स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आप लोगों को, और वो भी थर्ड कॉलम की बात कर रहे हैं। तो पूरा ए स्क्वायर में निकालने नहीं बैठूंगा, सिर्फ मुझे थर्ड कॉलम में जाना होगा। तो पहले ए स्क्वायर बाहर तो 3 3 9 कर लिया जाए। ओके, अब ये मैट्रिक्स दोबारा आएगा 1√3 3 √3 अब मैं इनका मल्टीप्लिकेशन बाहर तो 9 होगा ही, मैं सिर्फ थर्ड ही कॉलम लिखने वाला हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ फर्स्ट कॉलम की तो ज़रूरत है ही नहीं। फर्स्ट के तीनों एंट्री कुछ होगी, सेकंड कॉलम में भी 3 एंट्री कुछ होगी। अब थर्ड कॉलम की जो एंट्री वो मेरे लिए काम की है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 3 1 ज़ा 3 + 3 3 ज़ा 9 + 9 3 ज़ा 27। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो वो मिलेगा 3√3 + 3 3 ज़ा 9√3 + 27√3। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, 9 + 27 + 9 9 ज़ा 81। बोलो क्या मांग रहे, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन थर्ड कॉलम। अब ये सारे एंट्रीज का सम भी करना है, तो रिक्वायर्ड सम जो मुझे बाहर तो 9 सबको मल्टीप्लाई होना ही होना है, सब करेंगे सम। तो सबसे पहले इनका सम कर ले, तो 27 + 3 30 और 30, पहला यहाँ 39 है, सेकंड जो एंट्री में वो भी है 39√3, और लास्ट में ये इनका सम करेंगे 81 + 9 है 90, और 9 और 2 117। ठीक है, फिर से इनका सम कर लेते हैं, तो ये दोनों मिल जाएंगे 156 + 39√3। अब इन्होंने इसको भाई 27 टाइम अल्फा प्लस, अच्छा 27 3 से फिर से 3 कॉमन निकालना पड़ेगा, तो 27 बाहर आएगा, ये 3 5 ज़ा 3 2 ज़ा + 13√3। हाँ, अब जो मुझे क्वेश्चन ने दिया उसके एग्जैक्ट ये मैच कर रहा है। तो अल्फा मिल गया 52, बीटा मिल गया 30।
अल्फा प्लस बीटा विल बी 65, यानी कि वो 19 में दिल्ली आंसर आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आते हैं 20 पे। ये लिमिट और डिटरमिनेंट का कंबाइंड क्वेश्चन है, बट इसके लिए हमारे पास एक नॉलेज होना चाहिए कि भी लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x अपॉन x का लिमिट 1 होता है, बस ये याद रखे तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। तो अप्लाई करते हैं फंक्शन के ऊपर, डायरेक्ट डिटरमिनेंट के अंदर लिमिट जा सकता है। तो जैसे ही इसके ऊपर लिमिट अप्लाई किए तो यहाँ ये a+1 ही बनेगा, ये a 1 प्लस 1 b प्लस। अब तो एक डिटरमिनेंट का क्वेश्चन बन गया है। चलो रो माइनस कर लेते। क्या माइनस कर रहा है कि r1 माइनस r2 किया और r2 माइनस r3, कोई भी दो कर सकते हैं। तो यहाँ 1 बचेगा, -1 बचेगा और 0, a माइनस a यानी 0 1 -1, ये थर्ड रो एज इट इज। फर्स्ट कॉलम से एक्सपांड कर लेते हैं, 1 बार एज इट इज, यहाँ b+1 और प्लस a के साथ करेंगे तो वो 1 मिलेगा, यानी कि फाइनल इसका ये मिला सम कि b+2 प्लस a, यानी a+b+2। तो देखो लैम्बडा म्यू और v जो है, लैम्बडा कॉन्स्टेंट टर्म लैम्बडा 2 है और म्यू इक्वल टू v इक्वल टू, दोनों इसके कोएफिशिएंट तो 1 1 ही है। तो फाइनल मुझे जो चाहिए लैम्बडा प्लस म्यू प्लस v का होल स्क्वायर, 2 और 1 3 और 4 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर मुझे मिलने वाला 16, यानी दिल्ली आंसर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 21। डेरिवेटिव का क्वेश्चन है बट काफ़ी ईजी है। एफ दे रखा है, f'1 निकालना है, तो पहले f' तो निकाल ले। डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे आके एक पावर कम होगी, सेकंड टर्म में भी वही होगा, इसी तरह करते जाएंगे तो लास्ट टर्म में यहाँ 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। अब x 1 रखना है तो ये 100 प्लस 99 प्लस 98, इस तरह करते जाएंगे तो लास्ट में 1, यानी 1 से लेके 100 का सम होगा, तो वो हो गया n इंटू n+1/2, यानी 100 इंटू 101/2, तो ये यहाँ से 50 हो गया, और 50 इंटू 101 यानी कि 50, तो ये आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट 22। इलिप्स का एक क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ एन इलिप्स इज 8। तो दो फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है इलिप्स का, ए और ए, यानी कि 2a जो दिया है वो 8, और एसेंट्रिसिटी दे रखी है 1/√2। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ए क्या मिलेगा, तो 2e, यानी कि 2e हो जाएगा √2, यानी कि ये मुझे ए का वैल्यू मिलेगा स्टूडेंट 4√2, जैसे 2 से यहाँ 4 हो गया और e 1/√2 सामने भेज दिया। ओके, तब b ग्रेटर देन ए मानते हैं, सॉरी a ग्रेटर देन b मानते हैं, तो b² इक्वल टू a स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर जानते हैं, तो इससे b का वैल्यू मिल जाएगा, और इससे तो इसका इक्वेशन मिलना कुछ है ही नहीं। तो a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 6 इंटू 32 ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर यानी 1/2, तो 32 इंटू ये 1 माइनस हाफ यानी हाफ, यानी b² मिल गया 16 सॉरी, बी निकालना ही नहीं है। अब इलिप्स का इक्वेशन होता है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, x² अपॉन a² का वैल्यू हो गया a² जो है ना, तो 4 का स्क्वायर 16 to 32 प्लस y² अपॉन 16 इक्वल टू 1, एलसीएम ले लिया जाए x² प्लस 2y² बराबर 32। तो मेरा आंसर यहाँ पे रहने वाला है 22 में अहमदाबाद की x² प्लस 2y² इक्वल टू 32, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 23 पे पहुँचते हैं। ओके, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा लेंदी भी है और समझते हैं, हाइपरबोला का एक क्वेश्चन है जैसा पी की है। एच दिया है y² अपॉन b² माइनस x² अपॉन a² इक्वल टू 1। यहाँ मेजर एक्सिस y एक्सिस पे होगी, वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसकी एसेंट्रिसिटी e दी है √3, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दिया है ना LLR, वो दिया है 4√3। अच्छा, एसेंट्रिसिटी ई दी है ना, तो जो ए बी और ई का रिलेशन होता है यहाँ पे, क्योंकि मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है, तो यहाँ वो रिलेशन बनेगा a² इक्वल टू b² ब्रैकेट में e² माइनस 1 लगाता है, तो a² इक्वल टू ये स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2b² हो जाएगा। तो एक रिलेशन ये मिल गया है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी विल बी 2a² अपॉन b होगा, ये 4√3 हो गया, इसका का वैल्यू यहाँ 2b² रखा है, 4b² अपॉन b इक्वल टू 4√3, यानी कि मुझे यहाँ से b की वैल्यू भी क्या मिल गई √3, b की वैल्यू √3 मिली है, तो a की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, a² हो गया √3 का स्क्वायर 3 to 6, यानी कि a इक्वल टू √6।
ओके, ए और बी मिल चुके हैं, यानी कि मेरा एच यहाँ पर बोला जाए वो तैयार हो चुका है। वाई स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6 इक्वल टू 1। रीअरेंज करके लिखते हैं तो 2 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6, ये मेरा हो गया हाइपरबोला। अब मुझे क्या बोल रहा है वो, ओके एक मिनट के लिए। अब क्वेश्चन ने कहा है भाई अल्फा कॉमा 6 जो है वो एच का एक पॉइंट है। ओके, अल्फा कॉमा 6 एच का पॉइंट है, तो एक्स की जगह अल्फा और 6 वाई की जगह, तो अल्फा कॉमा 6 इम्प्लाइज 6 का, अच्छा डायरेक्ट यहीं पुट करते हैं। हाँ, तो 2 टाइम्स 6 का स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 6, तो 6 का स्क्वायर 36, 72 माइनस 6 बराबर अल्फा स्क्वायर, यानी अल्फा स्क्वायर मिल गया 66, यही रखते। नाउ व्हाट इज बीटा? बीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस। अच्छा, फोकस भी निकालना पड़ेगा, तो फोकस यहाँ पे मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है, तो फोकस होगा 0 प्लस माइनस बी, तो दोनों फोकस भी मिल जाएंगे 0 प्लस माइनस। अब बी का वैल्यू √3, ई का वैल्यू √3, √3 इंटू √3, दोनों फोकस है 0 3 और 0 - 3, तो बीटा क्या है? अल्फा कॉमा 6 का दोनों फोकस से डिस्टेंस का प्रोडक्ट। लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, एक 0 3 से 0 - 3 से, 0 3 से अल्फा कॉमा 6 का 0 3 से डिस्टेंस, तो यानी अल्फा स्क्वायर प्लस 6 - 3 का स्क्वायर। सिमिलरली अल्फा स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का स्क्वायर, माइनस देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। नाउ ये अल्फा स्क्वायर का वैल्यू तो पहले से पता है, अभी 66 प्लस ये 6 - 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे है 66 प्लस 9 का स्क्वायर 81। हाँ, ये 60 रूट के अंदर 75 मिलेगा, ये रूट के 147। अच्छा, इनके फैक्टर निकाले तो √25 147 है, तो 49 3 जा, तो 49 और दोनों के 3 बाहर आ जाएंगे, तो 5 7 और 3, 5 3 जा 15 7 जा 105। तो अल्फा स्क्वायर और बीटा रेडी है, मुझे फाइंड करना है उनका सम। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा विल बी 66 प्लस 105। ओके, 6 प्लस 5 11, 1 10 और 6 171, तो आंसर यहाँ पे मेरा बॉम्बे सही रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 में बॉम्बे आंसर है यहाँ पे। आगे बढ़ते 24 के ऊपर। ओके, दो क्वेश्चन में 24 जो है वो पैराबोला और सर्कल से कनेक्टेड है, तो द फोकस ऑफ द पैराबोला, अच्छा वाई स्क्वायर, पैराबोला कैसा फॉर्म है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम एक्स प्लस 4 दिख रहा है, राइट? अच्छा, एक चीज रिकॉल कर लेते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a ब्रैकेट में x माइनस एक्स नोट है। अच्छा, इसका मुझे फोकस चाहिए ना, तो इसका फोकस क्या होगा? अच्छा, एक चीज क्लियर है, फोकस जो एक्स पे होने वाला है। ओके, और जनरली a कॉमा 0 रहता है, बट x 0 जितना मूवमेंट है, तो ये a प्लस एक्स नॉट हमारे इस क्वेश्चन का फोकस बन गया। ए की वैल्यू 1 है, तो और यहाँ x0 की वैल्यू -4, यानी फोकस है -3, 0। अब यही फोकस एक सर्कल सी का सेंटर है, तो सर्कल सी का इक्वेशन बन गया x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रेडियस यानी 5 स्क्वायर। नाउ वैल्यूज ऑफ लैम्बडा फॉर विच सी पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। अब ये सर्कल को रख देते हैं थोड़ी देर के लिए साइड में, और दो लाइन जो है ना उनको सॉल्व किया जाए, क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सर्कल पास हो रहा है। ओके, एंड x प्लस लैम्बडा वाई इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ y इक्वल टू 3x मिल रहा है, तो x प्लस 3 लैम्बडा x इक्वल टू 4। x का सब्जेक्ट बनाएंगे तो मिलेगा 4/3 लैम्बडा प्लस 1, और y का मिल जाएगा 12/3 लैम्बडा प्लस 1। नाउ अब क्या करते हैं, ये जो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो तो सर्कल के ऊपर भी है, और वो जब बनता है तब मुझे लैम्बडा की दो वैल्यू λ1 λ2 मिलेगी। ओके, तो ये वाला पॉइंट सर्कल के अंदर पुट कर लेते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी, यहाँ पे दिख रहा है 3 लैम्बडा प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ये 12/3 लैम्बडा प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। ओके, एलसीएम ले लिया जाए तो 3 3 जा 9, ये बन गया 9 लैम्बडा प्लस 7 का स्क्वायर,
3 लेमडा प्लस 1 का होल स्क्वायर एलसीएम ले लेते, ये बन गया 12 का स्क्वायर, ये 25 टाइम 3 लेमडा प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये 9 स्क्वायर लेमडा स्क्वायर प्लस 2 टाइम 9 लेमडा टाइम 7 प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 12 का स्क्वायर 144। सामने है ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सबसे 25 मल्टीप्लाई, तो 25 टाइम 9 लेमडा स्क्वायर प्लस 25 टाइम 6 लेमडा और प्लस 25। ओके, सबको सामने ले जाते हैं तो इधर रखते हैं 0, तो ये 25 टाइम, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी थी, अब क्योंकि 9 3 का स्क्वायर तो कर दिया था, तो ये लेमडा का पर्सनल स्क्वायर होगा, तो ये 25 टाइम 9 लेमडा स्क्वायर, ये 9 स्क्वायर लेमडा स्क्वायर, तो ये 9 टाइम 25 माइनस 9 यानी 16 टाइम लेमडा स्क्वायर हो गया। 9 लेमडा स्क्वायर कॉमन निकाला, यहाँ 25 माइनस 9 यानी 16। ठीक है, सिमिलरली यहाँ 6 लेमडा दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो 6 कॉमन निकालेंगे लेमडा के साथ, तो यहाँ 25 है और वहाँ पे 6 कॉमन निकलेगा, तो 3 7 जा 21 होगा। ओके, और यहाँ 25 माइनस 49, तो सब इधर ले आ रहे हैं, तो -40 20 माइनस 24 माइनस, अच्छा यहाँ पे ये 144 था, 12 का स्क्वायर है ना, तो माइनस ये 144 इक्वल टू 0। अच्छा इक्वल टू 0 उस साइड रखा, ये तो यहाँ से निकाल लेते हैं। ओके, नाउ देखो 16 9 है, तो 144 लेमडा स्क्वायर प्लस 6 4 जा 24 लेमडा माइनस 24 माइनस 144 इक्वल टू 0। अच्छा 24 हर एक में कॉमन दिख रहा है, 24 6 जा होता है ना ये, तो 6 लेमडा स्क्वायर प्लस 24 तो कट गया, यहाँ तो 1 ही लेमडा बचेगा, और यहाँ -1 माइनस 6 यानी -7 इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ से लेमडा की दो वैल्यू आप निकाल सकते हैं, एक मिलेगी -7/6 और दूसरा वैल्यू मिलेगा लेमडा का 1। तो लेमडा की दो वैल्यू मिल रही, यही मेरी होगी लेमडा 1 और लेमडा 2। बट क्योंकि इन्होंने पहले से बोला है कि लेमडा 1 से जो है लेमडा 2 ग्रेटर है, तो लेमडा 2 को ग्रेटर वैल्यू देना है इस ऑप्शन, तो इसके बाद का स्टेप में नीचे लिख लेता हूँ थोड़ा, तो लेमडा 2 हो गया 1, लेमडा 1 हो गया -7/6। अब मुझे जो फाइंड करनी है वो वैल्यू फाइंड करनी है 12 लेमडा 1 प्लस 29 लेमडा 2, 12 लेमडा 1 प्लस 29 लेमडा 2, तो 12 टाइम -7/6 प्लस 29 टाइम 1, ये हो गया -14 प्लस 29 यानी कि 15। ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है, तो ऑप्शन में देखा जाए तो दिल्ली आंसर सही है। ओके, आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे 25 में, ट्राइंगल PQR पॉइंट का क्वेश्चन है, इमेज ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टाइसिस दिस, और लाइन है x + 2y = 2। हाँ 3 वर्टाइसिस यहाँ दिए थे, इसके रिस्पेक्ट में इनका जो यहाँ इमेज मिल रहा है वो है ट्राइंगल PQR। ओके, इस PQR का सेंट्रोइड अल्फा बीटा दिया है जो मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखो तीनों पॉइंट का इमेज फाइंड करे, यहाँ सपोज ये 1 3 है, 3 1 है और 2 4 है, ये ट्राइंगल का ये लाइन है x + 2y = 2, इसके रिस्पेक्ट में इमेज चाहिए। ठीक है, तो पहले क्या कर रहे हैं, अब तीनों पॉइंट का इमेज ढूंढे, इससे अच्छा इसी ट्राइंगल का सेंट्रोइड निकाल के उसी सेंट्रोइड का इमेज ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं सेंट्रोइड विथ दिस ट्राइंगल, तो उसको जी नाम देते हैं। सेंट्रोइड क्या होगा 1 + 3 + 2/3 और 3 + 1 + 4/3, तो सेंट्रोइड जी मिल गया है 2,8/3। अब इसी का इस लाइन के अंदर इमेज है वो अल्फा कॉमा बीटा है, ये इमेज जो है वो इसका है। फिर से कि हमने जो गिवन पॉइंट थे उन्हीं का इमेज निकाल दिया, राइट, और उन्हीं का सेंट्रोइड निकाला, उसी सेंट्रोइड का इमेज यहाँ पे इस ट्राइंगल PQR का सेंट्रोइड अल्फा बीटा है। इस G का x + 2y = 2 के रिस्पेक्ट में इमेज अल्फा बीटा है, तो लाइन में इमेज फाइंड करने का प्रोसीजर आपको याद है, तब ये अल्फा माइनस गिवन पॉइंट 2 अपॉन लाइन का कोएफिशिएंट 1 है यहाँ पे, तो 1,
इक्वल टू बीटा माइनस 8/3/2 इक्वल टू -2 टाइम ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a² प्लस b² यानी 1² प्लस 2²। चलो ax1 रखा जाए तो 1 इंटू 2 यानी 2 प्लस 2 8 जा 16/3 माइनस 2। ये 2 2 तो वैसे भी कट गया, तो मुझे मिलना अल्फा -2/1 इक्वल टू बीटा माइनस 8/3/2 इक्वल टू -2/5 इंटू ये 16/3। अच्छा, इनमें से अल्फा बीटा ढूंढना है अभी तो पहला फर्स्ट और लास्ट कंपेयर करें तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल सॉरी अल्फा -2 अल्फा -2 इक्वल टू -6 इंटू जा -32/50 तो अल्फा इक्वल टू 2 - 32/15। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू मिलेगी -2/15, तो 15 अल्फा मिलेगा -2, क्योंकि मुझे 15 अल्फा -15 बीटा ही चाहिए था। ठीक है, ओके। अब बीटा के लिए सेकंड और थर्ड टर्म को कंपेयर किया जाए तो बीटा -8/3 इक्वल टू -4/5 इंटू 16/3। अच्छा, 8/3 को सामने भेज के कॉमन निकाल सकते हैं। 8/3 कॉमन यहाँ तो मिलेगा 1 माइनस 4 टू द 8/5 ही मिलेगा, क्योंकि इनमें से 8/3 कॉमन निकालिए तो बीटा मिला 8/3 इंटू -3/5, राइट। 8/3 इंटू -3/5, तो ये भी डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 15 ऊपर लाया तो 15 बीटा इक्वल टू -24। अब मुझे चाहिए 15 टाइम अल्फा माइनस बीटा, यानी कि -2 माइनस माइनस प्लस 24, यानी कि 22 इज माय आंसर। तो दिल्ली आंसर यहाँ पे सही हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन खत्म होता है। थोड़ा लेंदी पेपर कह सकते हैं, बट कंसेप्ट एनसीईआरटी के और जेई के रही। ठीक है, तो मिलते हैं, गुड लक।